हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे चार्ल्स लैम्ब के वर्क। चार्ल्स लैम्ब के वर्क जिसको हम केवल एसे ऑफ एलिया जानते हैं कि एसे ऑफ एलिया और लास्ट एसे ऑफ एलिया। ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने यही दो वर्क लिखे हैं, केवल 1823 में वर्क लिखा और 1825 में। ठीक है, तो इनके बारे में द एसे ऑफ एलिया और द लास्ट एसे ऑफ एलिया के बारे में हमने विस्तार से क्लास में चर्चा कर ली है। उसको आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। द एसे ऑफ एलिया बाय विपिन सर या द लास्ट एसे ऑफ एलिया बाय विपिन सर आप करके देख सकते हैं। उसमें इनमें जो भी इंपॉर्टेंट एसे हैं उन एसे के बारे में भी हमने चर्चा की है। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसमें हमें देखेंगे इस क्लास में कि चार्ल्स लैम्ब ने किस साल में कौन सा वर्क लिखा है, इनका किस साल में कौन सा वर्क आया। तो एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ वर्क ऐसे हैं जिन वर्क के बारे में आप नहीं सुने होंगे और उन वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम लेकर पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, और आप कौन से सब्जेक्ट, कौन से ऑथर के बारे में, किस वर्क के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशल जानकारी लेना है, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। तो चलते हैं, इसमें सबसे पहले 1798 में इनका जो, देखिए अब जानते हैं कि चार्ल्स लैम्ब ने जो है अपना राइटिंग लिखने की जो काम था, इसको इन्होंने जो अपना लिखने का करियर जो है इनका पहला वर्क जो है 1796 में आ चुका था। 1796 में इनकी पहला पोएम कलेक्शन आता है जिसमें 4 पोएम होती हैं। किसमें? 1796 में। लेकिन 1796 में जो कलेक्शन आता है वो इनका खुद का कलेक्शन नहीं होता है। उसमें केवल इनका थोड़ा सा 4 सॉनेट रहती है। वो सॉनेट जो रहती है 4, उस केवल जो है मिस्टर लैम्ब ऑफ साउथ सी हाउस, मिस्टर लैम्ब ऑफ इन इंडिया हाउस, ठीक है ना, इस नाम से 4 कलेक्शन रहते हैं, 4 सॉनेट रहती हैं। और वो सॉनेट जो 4, एक जो मिस्टर लैम्ब इन इंडिया हाउस, एक जो इस नाम से जो 4 सॉनेट आती हैं, ये 4 सॉनेट आती हैं जो एसटी कॉलेज का जो कलेक्शन है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम इन 2 वॉल्यूम जो एसटी कॉलेज का कलेक्शन है उसमें पब्लिश होता है, इसमें 1796 में। तो इनका खुद का कलेक्शन जो पब्लिश होता है, पहला कलेक्शन, वो कलेक्शन होता है 1798 में पब्लिश होता है। और ये 1798 में जो कलेक्शन होता है, इनका पोएम का कलेक्शन होता है, इसे कहते हैं ब्लैंक वर्स। इस कलेक्शन का नाम होता है ब्लैंक वर्स। जैसा हमने देखा कि पोएम इन 2 वॉल्यूम्स जो कलेक्शन था वो एसटी कॉलेज के साथ पब्लिश हुआ था। किसका था? एसटी कॉलेज का था, उसमें सहयोगी बने थे। तो इसी तरह एक कलेक्शन जो था ये चार्ल्स लैम्ब का था, लेकिन इसमें इनके साथ सहयोगी जो थे वो थे चार्ल्स लॉयड। चार्ल्स लॉयड, ये चार्ल्स लॉयड जो है इनके साथ मिलकर इन्होंने जो है एक कलेक्शन पब्लिश कराया था। लेकिन इसमें जो पोएम कलेक्शन था ये ब्लैंक वर्स, इसमें जो एक वर्क थे, जो मेन वर्क थे वो चार्ल्स लैम्ब के वर्क थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में 1798 में इनका अगला कलेक्शन, इनका अगला वर्क आता है। ये वर्क जो होता है ये नोवेला होता है। क्या होता है? नोवेला होता है। इसमें जो है ये होता है अ टेल ऑफ रोजमंड, टेल ऑफ रोजमंड ग्रे, टेल ऑफ रोजमंड ग्रे। एक जो है एक नोवेला होता है। तो ये नोवेला क्या होता है? नोवेला क्या होता है? नोवेला जो होता है एक नॉवेल की तरह होता है, इसकी क्वालिटी नोवेल की तरह होती है, लेकिन नोवेल जो है थोड़ा लॉन्ग में होता है और नोवेला जो है थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, थोड़ा ये शॉर्ट होते हैं, इसलिए इनको नोवेला का नाम दिया जाता है। थोड़ा इनकी स्टोरी जो है थोड़ा शॉर्ट होती है, बस कंपेरिजन में। उसके बाद जो है दूसरा वर्क आता है इनका ओल्ड ब्लाइंड मार्केट। 1798 में इनका अगला वर्क आता है ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आता है इनका। ठीक है, ये जो इनका आता है ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? ये भी इनका नोवेला होता है। ये भी क्या होता है? ये भी इनका
नोवेला होता है, ठीक। और ए नोवेला कैसे होता है? ए नोवेला रोमांटिक होता है, रोमांटिक, ठीक है। ये कैसे होता है? ए रोमांटिक वर्ग होता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, उसके बाद 1798 के बाद इनके जो फिर वर्ग आता है 1802 में आता है। 1802 में वर्ग आता है, इस वर्ग का नाम होता है जॉन वुडविल, जॉन वुडविल, जॉन वुडविल होता है, ठीक है। ये जॉन जो वुडविल होता है, ये जो है एक वर्स ड्रामा होता है, ये जो होता है एक वर्स ड्रामा होता है। और ये कैसा होता है? ये जो होता है ट्रेजिक होता है। कैसा होता है? ये ट्रेजिक होता है, ठीक है, ट्रेजिक होता है, वर्स ड्रामा है। और कैसा है? ट्रेजिक। और इसका जो नाम, इसका जो एक मतलब एक निकनेम भी होता है, इसका एक निकनेम भी होता है, जॉन वुडविल का एक निकनेम होता है जिसे कहते हैं प्राइड्स क्योर, प्राइड्स क्योर। इसको जो है प्राइड्स क्योर भी बोला जाता है। कौन सा है? 1802 में वर्ग आता है, जॉन वुडविल आता है। इस एक वर्स ड्रामा होता है और वर्स ट्रेजिक होता है, ट्रेजिडी होती है। और इसका निकनेम जो होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसे प्राइड्स क्योर भी कहा जाता है। उसके बाद 1802 के बाद इनका वर्ग आता है 1807 में, 1807 में इनका वर्ग आता है। 1807 में इनके जो वर्क आता है उसका नाम होता है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसका नाम क्या होता है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नाम होता है इसका, ओके। अब देखिए, एक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्या होती है? ये जो होती है ये स्टोरी होती है, स्टोरी होती है, स्टोरी है फॉर किसके लिए? चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन के लिए होती है ये स्टोरी। इसमें जो वर्क होते हैं ये वर्क किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए कहानियां होती हैं। और इसमें क्या होता है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में? इसमें ये होता है कि शेक्सपियर के जो ड्रामा है, शेक्सपियर के जो ड्रामा थे, उन ड्रामों को क्या किया गया, एक शॉर्ट में कहानी टाइप है, उसी में की जो स्टोरियाँ थी उन कहानियों का क्या शॉर्ट करके छोटे बच्चों की कहानी के रूप में उसको, स्टोरी वही थी लेकिन शॉर्ट करके उन्होंने अपनी स्टाइल में उसको लिखा था। और इसमें कुल मिला के 20 वर्क थे, 20 कहानियाँ थी। कितनी स्टोरी थी? 20 स्टोरी थी। और एक स्टोरी जो है इसमें जो है 20 स्टोरी में इनमें जो है 6 ट्रेजिडी थी, 6 ट्रेजिडी थी और 14 जो है कॉमेडी थी, 14 कॉमेडी। मतलब 16 जो है ट्रेजिडी ड्रामा थे, जो ट्रेजिडी ड्रामा थे उसमें से स्टोरी बनाई गई थी। और 14 जो है कॉमेडी जो ड्रामा थे, कॉमिक थे, उसमें से लिए गए थे। और ये जो स्टोरिया लिखने वाला काम था, ये जो है किसके साथ एक कनेक्शन जो था, ये किसके साथ था? ये मैरी शेली के साथ था, मैरी शेली के साथ था एक कनेक्शन। तो मैरी शेली के साथ इन्होंने एक कनेक्शन लिखा था। और इसमें जो है कुल मिलाकर 20 स्टोरियाँ थी जो कि बच्चों के लिए लिखी गई थी। और 20 में से 6 ट्रेजिडी थी। और ट्रेजिडी जो है चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी, ट्रेजिडी वाली जो स्टोरियाँ थी उसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी। और जो कॉमेडी वाली स्टोरियाँ थी वो स्टोरी जो है मैरी शेली ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? मैरी शेली ने। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा वर्क जो है 14 जो वर्क इनके थे, तो जाहिर सी बात है ये वर्क जो मैरी शेली के नाम पे ज़्यादा जाएगा। लेकिन जो इसमें जो ऑथर नेम थे, एक जो कलेक्शन पब्लिश हुआ था, इसमें जो ऑथर नाम था, इसमें चार्ल्स लैम्ब का और मैरी शेली का दोनों का नाम था, चार्ल्स लैम्ब का और मैरी शेली का दोनों का नाम लिखा हुआ था इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को, इसको मैरी शेली का वर्क भी कहा जाता है और इनका चार्ल्स लैम्ब का भी वर्क कहा जाता है। और ये वर्क जो लिखा गया था, एक जो विलियम गॉडविन थे, जो मैरी शेली कह रहे हैं, मैरी शेली नहीं, मैरी लैम्ब, इनकी जो बहन थी मैरी शेली तो पीवी शेली की वाइफ थी। तो मैरी लैम्ब के साथ इन्होंने अपना वर्क लिखा था, ठीक है ना। अब जो इनकी बहन थी मैरी लैम्ब, उनके साथ इन्होंने इन वर्कों को जो है उनके साथ लिखा था। और एक जो वर्क लिखा था, एक किसके लिए लिखा था? एक विलियम गॉडविन जो थे, जो मैरी शेली, जो पीवी शेली की वाइफ थी मैरी शेली, उनके जो पिता थे विलियम गॉडविन, उनकी लाइब्रेरी चलती थी, जुवेनिल लाइब्रेरी, जो बच्चों के लिए होती थी, स्पेशल फॉर चाइल्ड। तो उनके लिए स्टोरी होती, तो उनकी लाइब्रेरी के लिए उन्होंने वर्क लिखा था, ताकि उनकी लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उस वर्क तो वहाँ पर इन्होंने उनके लिए उस वर्क लिखा था, और ठीक है। अब उसके बाद 1807 के बाद अगला जो इनका वर्क आता है वो 1808 में आता है,
1808 में कवर करता है। और एक वर्क होता है द एडवेंचर ऑफ यूलिसी, द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज, द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज आता है, ठीक है। एक वर्क का आता है 1808 में आता है। ध्यान दीजिएगा, यूलिसीज जो वर्क था, जो यूलिसीज वो वर्क जो था वो जो है टेनिसन का था, किसका था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क था यूलिसीज, ध्यान दीजिएगा। और द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज जो है ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, ठीक है। उसके बाद 1808 में इनका एक वर्क और आता है, 1808 में इनका एक वर्क और आता है, और ये वर्क है स्पेसिमेन ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट who lived about the time of शेक्सपियर, अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। ये 1808 में वर्क आता है द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज का वर्क आता है, और एक वर्क आता है स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। इस वर्क ये जो एक है एक क्रिटिकल वर्क होता है, एक क्रिटिक वर्क होता है जिसमें उन्होंने जो है चार्ल्स शेक्सपियर के टाइम जो एलिजाबेथन पोएट थे, जो भी पोएट एलिजाबेथन एज के पोएट थे, उन पोएट के बारे में इन्होंने एनालिसिस किया इस वर्क में, ठीक है ना। क्या किया? एनालिसिस किया है किसके बारे में? जो पोएट जो हैं जो पोएट जो थे इनके समय में शेक्सपियर के टाइम पीरियड के थे, एलिजाबेथन टाइम पीरियड के। तो इसी में जो है इन्होंने एडवर्ड स्पेंसर को भी एनालिसिस किया है, ठीक है। तो एडवर्ड स्पेंसर को करते हुए इन्होंने तभी उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि पोएट्स पोएट, तभी उनको एडवर्ड स्पेंसर को उन्होंने पोएट्स पोएट बोला है, वो जो है इसी वर्क में इन्होंने किया था, ठीक है ना। अगला इनका 1808 के बाद अगला वर्क इनका जो आता है वो आता है 1809 में आता है, 1809 में इनका वर्क आता है। और ये वर्क जो होता है इसे कहते हैं मिस्ट। इसमें जो है इन्होंने लिखा है मिसेस लिसिस्टर, लिसिस्टर्स स्कूल, मिसेस लिसिस्टर स्कूल। और ये क्या होता है? ये भी एक पोएट्री कलेक्शन होता है, और ये कलेक्शन किस लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। इसमें जो है बच्चों की कहानी बच्चों के लिए जो है पोएम लिखी गई है, बच्चों के लिए मिसेस लिसिस्टर्स स्कूल में बच्चों के लिए पोएम लिखी गई है, कैसे? हाँ, और ये किसके साथ लिखा गया है? ये मैरी शेली के साथ, मैरी लैम्ब के साथ ये वर्क लिखा गया है। किसके साथ लिखा गया है? मैरी लैम्ब के साथ। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैरी लैम्ब के साथ इन्होंने एक टेस्ट ऑफ शेक्सपियर, मतलब इन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो वर्क लिखे वो वर्क जो है मैरी लैम्ब के साथ मिलकर लिखा, क्योंकि मैरी लैम्ब जो है जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन थी, सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो खुद भी पोएटेस थी, और उनके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत सहयोग करती थी। उसी तरह मैरी शेली थी, मैरी शेली पीवी शेली की वाइफ थी, लेकिन उनका खुद का भी कलेक्शन आता था। और इसी तरह मैरी लैम्ब जो है, चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर जो है, वो भी जो है पोएट थी, वो भी एक ऑथर थी, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो मैरी लैम्ब के से भी वर्क आ सकते हैं, मैरी लैम्ब के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो मिसेस लिसिस्टर स्कूल जो है ये मैरी लैम्ब के साथ इन्होंने लिखा था, पोएम कलेक्शन है, और कलेक्शन किसके लिए था? गवर्नमेंट की जो है जुवेनिल लाइब्रेरी थी उसके लिए वर्क लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद 1809 के बाद अब अगला वर्क जो आ रहा है इनका, वो वर्क आता है इनका 1811 में, 1811 में वर्क आता है इनका, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात ध्यान देंगे, जो भी ऑथर है वो बैठे नहीं रहते हैं। हालांकि ये बात तो अलग है कि उनका कोई क्लास फेमस हो जाता है, कोई वर्क फेमस हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वर्क जो है काफ़ी सारे वर्क होते हैं। तो उसमें एक बात आप ध्यान रखना कीजिए कि धैर्य, इनसे हमको ये सीखना चाहिए कि धैर्य बना कर रहना चाहिए।
अब चार्ल्स लैम्ब के वर्क आए, चार्ल्स लैम्ब के वर्क आए, इतना ज़्यादा देख रहे हैं आपकी ये जितने भी वर्क हैं इन वर्क को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये वर्क फेमस थे, ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं रहे होंगे जितना पॉपुलर जो है ऐसे आप एलिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमको इन लोगों से अब धैर्य बना के सीखना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं उसको धैर्य बनाकर करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक बार हमने किया है तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, ये नहीं हो सकता। जब आप लोग इनसे सीखिए कि हाँ कैसे धैर्य बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये है ना कि ऐसे वर्क लिखते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। ये अब इसमें तो ये भी नहीं था कि इनको पैसा भी मिलता रहा होगा, भाई जो फेमस हो रहा है ज़्यादा पॉपुलर हो जाता होगा उसे ज़्यादा पैसा मिलता रहा होगा, मतलब तो ठीक है, हाँ काम चला नहीं जाता रहा होगा पब्लिशर से माध्यम से, हाँ किसी में अच्छी कमाई भी होती रही होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं 1811, इनका जो नेक्स्ट ईयर आता है 1811 आता है। 1811 में इनके दो वर्ग आते हैं, इनके दो वर्ग आते हैं। एक वर्ग जो होता है, ये दोनों वर्ग जो होते हैं क्रिटिकल वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? क्रिटिकल वर्ग, मतलब एनालिसिस किया हुआ वर्ग होता है इनका दूसरे ऑथर के ऊपर। पहला वर्ग जो होता है वो होता है ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर ए वर्ग होता है। ए वर्ग क्या होता है? ए इसमें जो है इन्होंने शेक्सपियर की जो ड्रामा थे, जो ट्रेजिक ड्रामा थे, उन वर्गों का, उन ड्रामा का जो है क्रिटिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। और उनके बारे में इन्होंने अपने विचार, उन ड्रामों के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तभी उन्होंने बताया है कि इसी में उन्होंने दिया है कि लियर के बारे में उन्होंने विचार रखा है अपना कि किंग लियर इज टू क्रिएट फॉर स्टेट, और इसी वर्ग में इन्होंने अपना विचार रखा है कि शेक्सपियर ड्रामा इज मोस्ट परफेक्ट फॉर रीड देन परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मतलब शेक्सपियर की ड्रामा को जो परफॉर्म करने के पीछे पढ़ा जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। तो एक मतलब एक सारे जो कोट्स इनके इन्हीं वर्क में आते हैं, शेक्सपियर के ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर में आते हैं। उसके बाद 1811 में इनका एक वर्क और आता है, 1811 में इनका एक वर्क और आता है, और एक वर्क होता है ऑन द जीनियस, ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ मिस्टर होगार्ड, मिस्टर होगार्ड, ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ मिस्टर होगार्ड। तो एक वर्क, एक दोनों वर्क जो ये भी क्रिटिकल वर्क होता है, ठीक है ना, ये भी इनका क्रिटिकल वर्क होता है। और दूसरा चीज देखिए, इसमें इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। ये दोनों वर्क 1811 में पब्लिश होते हैं। तो दोनों वर्क कैसे होते हैं? इनके क्रिटिकल वर्क होते हैं, मतलब ये जो है इसमें जो है दोनों के दूसरों के बारे में इन्होंने अपना विचार लिखा है, ठीक है, उनके बारे में। तो क्रिटिकल वर्क होते हैं पहली चीज तो ये। और ये दोनों वर्क जो हैं ले हंट की मैगजीन, ले हंट की जो मैगजीन है द रिफ्लेक्टर, द रिफ्लेक्टर, ये ध्यान दीजिए कि इसमें हम इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हम जो है इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको हम ध्यान से पढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक जो ऑन 1811 में जो वर्क आता है ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर और ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ मिस्टर होगार्ड, ये दोनों क्रिटिकल वर्क होते हैं। और ये दोनों वर्क जो होते हैं ले हंट की जो मैगजीन होती है द रिफ्लेक्टर, देखिए ले हंट की एक मैगजीन और थी द रिवलर, ठीक है ना, द लिबरल भी थी, द एग्जामिनर भी थी, ठीक है ना। ले हंट ने पीवी शैली के साथ मिलकर जो है द लिबरल मैगजीन चालू की थी, और इनकी एक द एग्जामिनर मैगजीन भी है जो इनकी खुद की थी, और द रिफ्लेक्टर मैगजीन भी की थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ले हंट जो है काफ़ी बड़े जो है हस्ती थे, मतलब इनके जो है काफ़ी अच्छी जो है मैगजीन वगैरह चलती थी। तो जाहिर सी बात है मैगजीन चलती थी तो मैगजीन चलाने के लिए उसमें वर्क पब्लिश करवाना पड़ता है, और वर्क जो पब्लिश करेंगे किसका, जो कोई ऑथर होगा। तो इसलिए इनका जो है इनका जितने भी उस टाइम पीरियड में, जो रोमांटिक एज की टाइम पीरियड में जो भी ऑथर थे उनसे इनका ले हंट का काफ़ी अच्छा जो है संबंध था। इसलिए इनका जॉन कीट्स से भी संबंध था, पीवी शैली से भी संबंध था, और इधर आप चार्ल्स लैम्ब में आपने देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और भी जो हैजलिट वगैरह थे, बायरन थे, उन लोगों से भी इनका ले हंट का काफ़ी अच्छा संबंध था। तो एक दोनों वर्क जो है ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर और ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ मिस्टर होगार्ड, ये दोनों क्रिटिकल वर्क होते हैं, और ये दोनों जो है ले हंट की मैगजीन द रिफ्लेक्टर में पब्लिश होते हैं।
उसके बाद 1811 के बाद इनका जो अगला वर्ग आता है वो 1821 में आता है, 1818 में आता है। किसमें आता है? 1818 में आता है। ठीक है, और 1818 में इनका वर्ग जो आता है उसका नाम होता है इनका जो पोएम कलेक्शन आता है 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन आता है, 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन आता है इनका। और ये क्या होता है? ये जो है एक पोएम कलेक्शन होता है, पोएम कलेक्शन होता है। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा ये बात कि इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था, चार्ल्स लैंग ने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो कैरियर जो है पोएम से स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, ये अलग बात है कि ये जो फेमस हुए ऐसे के लिए, लेकिन जो इनकी पोएमें नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है ना, ये जो फेमस है इनको आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ऐसे के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था उसको जो पोएम से स्टार्ट किया था। इन्होंने पूरे जीवन पोएम भी लिखी है, काफी मात्रा में इन्होंने पोएम लिखी है। तो इनका 1818 में कलेक्शन आता है 2, ठीक है, 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन आता है। उसके बाद 1818 के बाद आता है इनका 1821 में, 1821 में इनका वर्क आता है। और एक वर्क होता है 1821 में जो इनका वर्क आता है विचेस एंड अदर नाइट फेयर आता है, विचेस एंड अदर नाइट फेयर होता है, अदर नाइट्स फेयर्स होता है। कौन होता है? विचेस एंड अदर नाइट फेयर्स होता है इनका वर्क। ठीक है ना, एक विचेस एंड अदर नाइट फेयर वर्क आता है। ये वर्क जो होता है ये भी जो है एक नोवेला होता है, ये भी जो क्या होता है? ये भी एक नोवेला होता है। ठीक है, नोवेला होता है इसमें। ठीक है, उसके 1821 के बाद इनका फिर 1823 में आता है। 1823 में तो आप जान ही रहे हैं क्या आता है? द एसे ऑफ एलिया, जो कि इनका फेमस वर्क है, द एसे ऑफ एलिया, द एसे ऑफ एलिया वर्क आता है, जिसके बारे में तो हमने काफी अच्छे से विस्तार से चर्चा भी की इनके बारे में। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो प्लीज वहां पर इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दी गई है और जहां से आप इसको देख सकते हैं। अब 1823 के बाद इनका वर्क जो आता है अगला 1825 में आता है, 1825 में इनका वर्क आता है। और 1825 में इनका वर्क आता है द पॉन ब्रोकर्स डॉटर, द पॉन ब्रोकर्स डॉटर वर्क आता है इनका, द पॉन ब्रोकर्स डॉटर वर्क इनका आता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है एक, फिर उसके बाद 1833 में तो आप जान ही रहे हैं, 1833 में इनका लास्ट एशिया पे लिया जाता है। तो मेन वर्क इनके जो थे इतने वर्क होते हैं इनके। ठीक है, इसलिए हमने जो है ये और 1825 तक जाते जाते इनकी जो उम्र होती है काफ़ी उम्र जो इनकी ढल चुकी होती है, क्योंकि आप जानते हैं इनकी इस समय तक 50 साल के हो चुके थे। कितने साल के? 50 साल के हो चुके थे। और 50 साल के बाद और दूसरी चीज़ क्या थी कि 50 साल की तो कोई उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए इनकी जो पारिवारिक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनकी शादी विवाह नहीं हुआ था, ठीक है ना, इनके साथ विवाह नहीं हुआ था, दूसरी मैरिज नहीं का था, तो ये मतलब पारिवारिक रूप से काफ़ी डिप्रेशन में थे। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जब इंसान डिप्रेशन में रहता है तो उसकी कार्य क्षमता भी जो होती है कम हो जाती है। तो इनकी 25 में जो है इन्होंने फिर उसके बाद जो इनके वर्क नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ऐसे भी लिखे थे लास्ट ऐसे ऑफ एलिया, वो भी 1823 से लेकर 25 के बीच में जो थे वही ऐसे जो है उसमें पब्लिश होते हैं, बुक फॉर्म पब्लिश होते हैं, लेकिन उनको लिखा गया क्या था? केवल इन्हीं के बीच में लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह के हमने इन क्लास में जो चार्ल्स लैंग के वर्क के बारे में पढ़ा। क्लास आपको कैसी लगी? प्लीज आप जो है अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज कीप वॉचिंग, आप जो है वॉच करते रहिए, आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्लास। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ नया लेकर।